अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज भी मैंने गर्म लिबास इसलिए बहुत ज़्यादा पहना हुआ है कि शदीद इतनी धुंध है बाहर कि मेरे ख्याल में इस साल की सबसे ज़्यादा जो धुंध है, फॉग है, वो आज के दिन है। बाहर बहुत शदीद ठंड भी है और धुंध भी है। तो ऐसे में जब हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो एक एहसास पहला जो दिल में आता है वो ये है कि अल्लाह की मखलूक में से इंसान, हैवान, बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात है जो सबसे पहले नंबर पे अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान है, जो इस मौसम में उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, जिससे ऐसे गर्म कपड़े हम उनको मुहैया कर सकें कि वो अपने आप को सर्दी से बचा सकें। कहीं जानवर भी नज़र आ जाए, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर सर्दी से ठठर रहा हो तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, एक इंसान होने के नाते, मज़हब बाद में आता है, इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है कि हम उसका ख्याल कर सकें, उसके काम आ सकें। ये हर दफ़ा ये मैसेज मैं इसलिए देता होता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पे जब मैं कभी निकलता हूँ और सर्दी का एहसास होता है, ठठरता हूँ और जैसे गर्म कपड़े पहन लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अल्लाह की रहमत में आ गया हूँ, मेरे पास एक गर्म जैकेट भी है, कपड़े भी हैं। तो फिर एकदम से ख्याल आता है अल्लाह की उस मखलूक का जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर आप लोग फैमिली हैं, MMTV फैमिली, तो इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि इनका ख्याल ज़रूर रखा करें। यही सबसे बड़ा सदका खैरात है। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। बहुत सारे लोग फीडबैक में लिखते हैं कि जी आपने कहा और हमने जाके बाकायदा तौर पे जैकेट, गर्म कपड़े और जुराबे भी देखे। जज़ाकल्लाह। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कल एक किसी के साथ वाक़या हुआ है, आज मुझे वो भी पता लगा है, वो भी एंड में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की जो मुझे कहानी भेजी है उनका नाम है, रियल नेम है आबिद। उन्होंने कहा आप मेरा रियल नेम ले सकते हैं। और ये कहानी है सकरंद सिंध की। मैं पढ़ा, मेरे लिए ये फर्स्ट वर्ड था सकरंद, तो मैंने इसको सर्च किया तो लफ्ज़ यही है। शायद मैं इसको सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ। सकरंद सिंध। वो कहते हैं कि मैं एक ऑफिस में नाम क्या बताया मैंने, इबाद 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 भाई, आपने सबके नाम पूरे पूरे लिखे हैं, अपना नाम आपने पूरा नहीं लिखा। आपने जिस तरह स्टोरी भेजी है आपको अपना नाम पूरा भेजना चाहिए था। ये उनकी ज़िंदगी के साथ पेश आया ये वाक़या है। और ये वाक़या वो कहते हैं ज़्यादा दूर का नहीं है, पिछली सर्दियों का ये वाक़या है जो उनके साथ हुआ है। वो कहते हैं जी मैं एक ऑफ़िस है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। मेरे ऑफ़िस के अंदर ही हमारा एक PN है जिसका नाम है नाम उसका मुझे क्यों नहीं याद हो सका, खैर उसका नाम मैं अभी देख लेता हूँ। उन साहब का नाम है जो उनके ऑफिस में काम, उनका नाम है मुशर्रफ अली काठिया। मुशर्रफ कहते हैं हमारे ऑफिस में PN है। और ऑफिस में जब आप जॉब करते हैं तो आपका सबसे मजबूत रिश्ता जो होता है ना, मेरे जैसे बंदे का स्पेशली, क्योंकि रोही TV में जॉब करते हुए लाहौर ऑफिस की मैं बात करूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे जितने भी थे, मेरी एक आदत रही है कि मैं बॉस भी रहा हूँ, स्टेशन हेड भी रहा हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं जो गार्ड होते थे, PN होते थे, मैं उनके साथ ज़्यादा बैठता था, खाना तक उनके साथ अक्सर बैठ के खाता होता था। इनसे मैं बहुत प्यार करता था। जो यहाँ पे एक थे लाहौर ऑफिस के, मैं उनका क्यों नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी पुरानी बात है। तो मैं जो भी ख़ुद अपने लिए मंगवाता था खाना कभी बाहर से ऑफिस में, तो मैं कहता था 2 लेके आना, तो वो मुस्कुरा पड़ता था, मुझे पता है दूसरा किसका है। तो मैं कहता तुझे क्या, तू चुप करके ले आ। वो ले आता था तो मैं कहता था ये ले बैठ खा, एक तेरा है एक मेरा। तो आखिरी दिनों में उसने मुझे कहा था मदर साहब मुझे मुसलमान कर दें। मैं एक और मज़हब से ताल्लुक़ था उनका, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई किस वजह से, ऐसा क्या हो गया? उसने कहा ऑफिस के बहुत सारे लोग हैं, किसी ने आज तक मुझे ओए करके बुलाया, रेस्पेक्ट से नहीं बुलाया। आप हमेशा एक लफ्ज़ कहते हैं बच्चे इधर आओ, बच्चे इधर आओ, और आप मेरे नाम से मुझे बच्चे करके बुलाते हो, इतने प्यार से बुलाते हो, और आप वही जो अपने लिए पसंद करते हो मेरे लिए भी पसंद करते हो। कभी आपने फ़र्क नहीं किया कि मैं, सारा ऑफिस मुझे महसूस कराता है कि मैं PN हूँ, लेकिन आपने नहीं महसूस कराया। तो आपके इस प्यार, इस हुस्न इखलाक से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। मैंने कहा देखो यार यही ज़िंदगी है। मैं अपनी यहाँ पे तारीफ़ का तन नहीं कर रहा, ये इसलिए ये वाक़या यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। जिस तरह सुबह शुरू में मैंने कहा, अपनी एहसास होता है ठंड ख़त्म होगी तो दूसरों का ख्याल आता है। तो आप लोगों के साथ भी इस तरह के वाक़यात मुझे चाहे दे दें, शेयर करने इसलिए करता हूँ आपके साथ भी अपने ये वाक़यात। इसी का नाम ज़िंदगी है। जब हम किसी के साथ इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे प्यार से बुलाते हैं,
कुछ नहीं कर सकते आप, ज़रूरी नहीं है जी हम तो गरीब बंदे क्या करें, गरीब भी तो ये कर सकते हैं। किसी को बुलाना है तो प्यार से बुलाएं, बात करें तो इतने अच्छे तरीके से करें कोई इम्प्रेस हो, आपसे मुतासिर हो। यही ज़िंदगी, यही खूबसूरती है। क्योंकि बात पीएन की हो रही थी तो वो कहते हैं मेरा भी उसके साथ रिश्ता ऐसे था, मेरी बहुत इज्जत करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था, बड़े प्यार से मिलता था, मैं भी उसका ख्याल रखता था। और इसी तरह ऑफिस में वक्त गुजरता रहा, मुशर्रफ मेरे लिए चाय लेके आता, खाना लेके आता, और मैं भी उसकी जितनी हेल्प कर सकता हेल्प करता रहता था। शायद ऑफिस के लोगों में से मैं ही वाहिद ऐसा शख्स था जो उसको ऐसा लगा कि वो अपनी दिल की बात मुझसे कह देता था, बाकियों से नहीं कहता था। सुबह उठता, मैं अपने ऑफिस चला जाता, और अक्सर जब तक काम ख़त्म ना होता लेट भी हो जाता, और मैं कभी 10 बजे भी घर वापस आता, कभी 11 बजे भी वापस आता। इसी तरह एक दिन मैं अपने घर से निकला, ऑफिस के लिए रवाना हुआ, ऑफिस पहुंच गया। आज मुझे कुछ काम था, मैंने जाना था, और इरादा यही था कि जल्दी निकलूंगा, खाना खा के आगे काम के सिलसिले में जाऊंगा। तो मैंने सारा दिन अपने ऑफिस में काम किया, तेज़ी के साथ अपने काम को मुकम्मल किया। अब ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, चंद लाइनें बोली, ऑफिस ख़त्म हो गया। सुनाता इसलिए मज़ेदार करने की कोशिश करता हूँ कि आपको महसूस हो कि ऑफिस के अंदर वो बैठा काम कर रहा है। तो इसलिए ऐसे लफ्ज़ों का मुझे सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं लंबा ना करें, तो मैं आजकल शॉर्ट कर रहा हूँ, तो अब मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं शॉर्ट ना करें, आप उसी तरह करें। तो अब मुझे समझ नहीं आती मैं किस तरह करूँ। खैर, कहते हैं मैं अपने ऑफिस में बैठा अपने काम को मुकम्मल करने में लगा हुआ था। ख्वाहिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं आज रवाना हूँ। काम करते करते कंप्यूटर का मेरी निगाह सामने घड़ी की तरफ जाती, और फिर एहसास होता कि अभी इतना काम बच गया है और टाइम ये हो चुका है। टाइम को देखते, घड़ी को देखते देखते आखिरकार काम मुकम्मल हो गया। ऑफिस से निकला घर के लिए रवाना होने के लिए। जैसे ही बाहर निकला तो आज एहसास हुआ आज काफ़ी बाहर ठंड है, सर्दियों की ये रात थी, पिछले साल सर्दियों की एक सच्ची कहानी है। मुझे एहसास हुआ काफ़ी ठंड है और आज उम्मीद है कि धुंध भी पड़ेगी। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर आउटडोर में निकला, ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर था, जैसे ही बाहर निकला तो लगा कि वाकई ना सिर्फ शदीद ठंड है बल्कि काफ़ी धुंध भी पड़ चुकी है। खैर, मैं रवाना हुआ, अपने घर पहुंच गया, और घर जाते ही मैं फ्रेश हुआ। उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के लिए जैसे ही बैठा तो मेरे मोबाइल की घंटी बजी। खाना खाने के दौरान ही मैंने कॉल अटेंड की, वरना अमूमन ये होता है कि जब खाना मैं खा रहा हूँ तो कॉल अटेंड नहीं करता, मोबाइल पड़ा रहता है कि खाना खा लूँ यार, जो भी है उसको बाद में कॉल कर लूँगा। ये बात कहता है कि मैं खाना खाते ही जब बेल बजी तो जो अमूमन मैं नहीं उठाता था, लेकिन उस वक्त मैंने उठा लिया कॉल। पता नहीं क्यों मेरे दिल में आई कि यार उठानी चाहिए, जो मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है। फिर भी मैंने कॉल उठाई, और यूँ शोल्डर के साथ अक्सर लोग जिस तरह कान से पकड़ के एक हाथ से खा रहे होते हैं, कान के साथ लगा लेते हैं, मैंने ऐसे कान के साथ लगा लिया और कहा हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इबाद साहब हैं? मैंने कहा कौन बात कर रहा है? थैंक यू। उन्होंने कहा जी मैं मुशर्रफ बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मुशर्रफ, क्या हाल है? इबाद बात कर रहा हूँ। यार इधर बहुत ठंडी है, इसको थोड़ा और इधर गर्म करें। अगर इबाद बात कर रहा हूँ। हाँ मुशर्रफ बोलो, क्या मसला है? उसने कहा सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं इस वक्त बाइक नहीं चला सकता, तो मैं समझ नहीं आ रही किसको कॉल करूं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर मेरी हेल्प कीजिए। मैंने कहा कहाँ पे हो? उसने कहा सर ऑफिस के बिल्कुल सामने वो जो पठान का होटल है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ। मैंने कहा यार परेशान ना हो, तुम वहीं पे रुको, मैं आता हूँ। मैंने जल्दी से जैसे कैसे बस कुछ खाया या नहीं खाया खाना ऐसे छोड़ा। मुझे एहसास था कि वो ऐसे कॉल नहीं करता। उसने कहाँ से मेरा नंबर लिया, कैसे लिया कि वो इस अंदाज़ में बोल रहा था, क्योंकि मेरे फ़ोन पे कभी इस तरह हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। मैंने कहा मैं निकलता हूँ। मेरा एक दोस्त जिनका उन्होंने कहा आप नाम रियल ले सकते हैं, उनका नाम है आकिब जतोई। आकिब कह रहा मेरा दोस्त आकिब अपने चचा के पास यहाँ पे रहता है सकरंद सिंध में, और असल उसका जो घर है वो जामशोरों में है, और यहाँ पे वो एक
ऑफिस में जॉब करता है और अपने चचा के घर में उसने रिहाइश रखी हुई है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। अक्सर जब मैं इस तरह के कामों में निकलता था तो आकिब को मैं फ़ोन कर देता था, आकिब मेरे पास आ जाता था। मैंने उस वक्त आकिब को फ़ोन किया, मैंने कहा आकिब कहाँ पे है? उसने कहा यार घर में हूँ। खैर है? मैंने कहा यार कहीं चलना है? कहता है खैर है, कहाँ चलना है? मैंने कहा यार ऑफिस है, एक बंदा है उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा इकट्ठे चलते हैं। उसने कहा चलो यार मैं आ रहा हूँ। आकिब मेरे पास पहुँच गया, हम दोनों बाइक पे सवार हुए और बाइक पे सवार होकर फौरी रवाना हो गए। जब हम ऑफिस के बाहर पहुंचे तो गर्म है क्योंकि उन्होंने इसलिए इधर रख दी, पकड़ना मुश्किल था। हम वहाँ से रवाना हुए और जैसे ही ऑफिस के बाहर पहुंचे उसी पठान के होटल पे, तो हमने देखा मुशर्रफ फुटपाथ पे बैठा हुआ है। हम दोनों सीधे उसके पास गए, उसको कहा मुशर्रफ क्या हुआ है? उसने सर अपने घुटनों में रखा हुआ था और नीचे बैठा हुआ था। हमने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे पता नहीं बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। हमने कहा बाइक कहाँ है? उसने कहा बाइक वो सामने खड़ी है। मैंने कहा इसको लॉक कर। हमने उससे चाबी ली, जाके बाइक को लॉक किया। पठान वो जो था वो मेरा दोस्त था, जानने वाला था। मैंने उसको इशारा किया यार ये बाइक खड़ा है, हम लोग आ रहे हैं। उसने कहा कोई मसला नहीं है। हम वहाँ से रवाना हुए, उसको साथ बाइक पे बिठाया, करीबी जो अस्पताल था वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही हम इमरजेंसी में पहुँचे तो उन्होंने कहा इसको काफ़ी कमज़ोरी हो रही है, इसने अपना ख्याल नहीं रखा, इसको 2-3 दिन से बुखार था जो बढ़ते बढ़ते बढ़ चुका है, इसको ड्रिप लगेगी। हमने कहा जी ठीक है आप इसको ड्रिप लगाएं। मैं और आकिब हम वहाँ पे उसके साथ रुक गए, उसको ड्रिप लगी रही। तकरीबन 10:30 के करीब डॉक्टर ने कहा अब आप इसको लेके जा सकते हैं, इसकी तबीयत बेहतर है। हाँ मुशर्रफ क्या महसूस कर रहे हो? उसने कहा हाँ पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं बाइक चला के घर जा सकूँ। उसका घर सकरंद सिंध जहाँ पे हम बात कर रहे थे उससे तकरीबन 8 किलोमीटर दूर, जिस जगह का नाम है, ओरिजिनल होने का नाम बताएं, खैर शाह गोठ में उसका घर था। एक छोटा सा गांव था और खैर शाह गोठ जो है तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था। और यकीनन सी बात है अब उसको ऑफिस तो छोड़ नहीं सकते थे, ऑफिस बंद हो गया होगा, उसको वहाँ पे ही छोड़ना था। तो मैंने कहा यार पहले होटल पे चलते हैं। आके अपने दोस्त से कहा हम पठान को कह देते हैं कि इसका बाइक रात को आज इधर ही रहे, कल हम ले लेंगे, इसको छोड़ के आते हैं। हम सीधे पठान के होटल पे गए, उसको कहा यार आज बात जो बाइक है इसका ये यहीं पे खड़ा रहे, इसको लॉक करके अंदर खड़ा कर दो, हम सुबह ले लेंगे, उसको हम घर छोड़ने जा रहे हैं। उसने कहा कोई मसला नहीं भाई आप जाएं, ये महफूज है यहाँ पे। कोई सर्दी बहुत है भाई, बर्दाश्त नहीं हो रही। हमने जो उसको बाइक पे बिठाया, मेरा दोस्त आके बाइक चला रहा था, उसको हमने दरमियान में बिठाया, मैं पीछे बैठ गया और बाइक रवाना हुआ। ये तकरीबन 8 किलोमीटर का रास्ता था। शुरू शुरू में ही एक केबन, एक खोखा एक बना हुआ था, उसके अंदर पानी शानी की बोतलें, दूसरी बोतलें, चाय शाय, ये सामान इस तरह का सारा था। हम वहाँ से बातें करते हुए, मैं और आके बातें कर रहे थे, वो बीच में खामोश बैठा हुआ था। तो आगे मुझसे वही बातें कर रहा था यार वो काम पे जो जाना था वो फिर कल का रखते हैं। इस तरह की हम प्लानिंग करते रहे कि क्या करना है क्या है। इस तरह चलते 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 हम मुशर्रफ के गोठ पहुंच गए। रात का अच्छा खासा टाइम हो चुका था, तकरीबन 12 बज चुके थे। उसके घर दरवाजे को नॉक किया, उसकी फैमिली आ गई, वो भी परेशान हुए हुए थे कि आज लेट क्यों हो गया, खैर है क्या हुआ। हमने उसको बताया इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको अस्पताल लेके गए थे, इसको ड्रिप लगी है, तो हम इसको छोड़ने के लिए आए। उसको उसके घर में हमने छोड़ा और उसके बाद हम वापसी के लिए रवाना हुए। जब हम इस रास्ते से उस गोठ की तरफ गए थे, ये सीधा सीधा रास्ता था, मुड़ना नहीं पड़ता था। जब उसका गोठ आने वाला था तो वहां पे 1-2 कट थे, गुजरना पड़ता था, बाकी सीधा सीधा रास्ता था। हम उसको छोड़ के जैसे ही वापस आए तो उस वक्त हमें एहसास हुआ 12:15 हो चुके हैं। 12 बजे शायद हम पहुंचे थे, 12:15 हमें हो गए उसको छोड़ते, घर वालों के हवाले करते। अब एक एहसास सा हुआ कि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक वीरान सा रास्ता था, अंधेरा रास्ता था जहाँ पे हम उसको छोड़ने के लिए आए थे। उस वक्त बातें करते हुए हम जा रहे थे, वो भी हमारे बीच में बैठा हुआ था, तो अंधेरे का भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब
रात भी ज़्यादा हो चुकी थी, अंधेरा भी पड़ चुका था और धुंध ने खासकर उस कच्चे रास्ते को जिससे हम गुजर के गए थे मज़ीद डरावना बना दिया था। डरावना इस अंदाज में कि अब वो कच्ची सड़क हमें नज़र ही नहीं आ रही थी। जैसे ही हम उसके घर से रवाना हुए तब एहसास हुआ, आके बोला यार अच्छा खासा ठंड का एहसास हो रहा है, पहले जाते हुए तो इतना महसूस नहीं हुआ, अब तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, धुंध भी काफ़ी बढ़ गई है और धुंध की वजह से अंधेरा भी काफ़ी बढ़ गया है। मैंने कहा हाँ यार, उस वक्त तो बातें करते हुए मुझे भी एहसास नहीं हुआ, अब काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन मैंने ठंड के एहसास हुए, मुझे ठंड लगती है, बाहर बहुत शदीद ठंड है, उसी तरह की धुंध है जिस तरह की कहानी की वो बात कर रहे हैं। और जब आप खुले में होते हैं तो खुले में शदीद ही धुंध लगती है, और वो खुले एरिए के अंदर थे दोनों, इर्द गिर्द ज़मीनें थी, कच्चा रास्ता था। जैसे ही हमने बाइक चलाया तो एहसास हुआ तेज़ी के साथ बाइक को चलाना मुश्किल है, क्योंकि मोटरसाइकिल की रोशनी के अंदर जितनी हमें सड़क नज़र आ रही थी तो हम उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतनी शदीद नहीं थी कि रास्ता नज़र ही ना आता, थोड़े थोड़े फासले तक रास्ता नज़र आ रहा था। उसकी वजह से हम तेज़ नहीं चला सकते थे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाइक को अंधेरे के अंदर चलाते हुए आ रहे थे। जिस्म ऐसे कांप सा रहा था, ठठर सा रहा था, शदीद ठंड लग रही थी, क्योंकि हम जिस तरह निकले थे दोनों घर से तो हमने बाकायदा सर को ढांपा हुआ नहीं था, कानों को ढांपा हुआ नहीं था, कोई कैप वगैरह पहनी हुई नहीं थी। ये एहसास नहीं था कि उसको घर भी जाना, छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, तो इसलिए इतना ज़्यादा हम गर्म कपड़े पहन के नहीं आ सके थे। वो कहते फिर भी हम चलते हुए आ रहे थे, तो वहीं पे हमें पता तो था, उसके बारे में वाक़यात भी सुन रखे थे, लेकिन जाते हुए उस वक्त हमें नज़र नहीं आई। शायद हम अपनी बातों में इतना मसरूफ़ थे कि हमें बिल्कुल एहसास नहीं रहा, उसको हम क्रॉस कर गए। अब आते हुए हम जब दोनों आ रहे थे तो अब एकदम से एहसास हुआ, आकिब शायद नहीं जानता था लेकिन मैं जानता था कि राइट साइड पे जो फैक्ट्री है काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई है। पहले भी हम उसको क्रॉस करके आए थे। अब जाते हुए एकदम से मेरे दिमाग में वो फैक्ट्री आई, तो मैंने कहा यार वो फैक्ट्री के, मैंने दिल में कहा उस फैक्ट्री के बारे में काफ़ी वाक़यात सुन रखे हैं, बड़े खौफनाक किस्म के, अल्लाह रहम ही करे। और रात का टाइम है, धुंध हो रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा फैल चुका है, स्पीड भी कुछ तेज़ नहीं है और वही फैक्ट्री आने वाली है। कहते हैं हम चलते रहे और जैसे जैसे वो फैक्ट्री करीब आ रही थी, आकिब आहिस्ता आहिस्ता, आकिब बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, आकिब उसी तरह बाइक चलाता जा रहा था और मेरा टोटली ध्यान उस फैक्ट्री की तरफ था। और मैं दिल ही दिल में कह रहा था बस यहाँ से खैरियत से गुजर जाए। मैंने किस्से यहाँ के बहुत सुन रखे हैं, बहुत ही वीरान फैक्ट्री है और इसमें जिन्नात का ही हमला हुआ था जिसकी वजह से इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। किस्से कहानियाँ इस तरह के बहुत सारे थे, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे थे जो सचमुच के यहाँ पे हो चुके थे, जो मैंने सुन रखे थे। हम जैसे जैसे उस फैक्ट्री के करीब पहुँचे, क्योंकि बहुत दूर से तो नज़र नहीं आ रही थी, ऑलरेडी करीब पहुँच चुके थे, जैसे ही हम उसके बिल्कुल करीब पहुँचे तो फैक्ट्री का जो दरवाज़ा था उस पर रोशनी पड़ी बाइक की, दरवाज़ा बंद था। एक बहुत बड़ा गेट जो काफ़ी अरसे से बंद होने की वजह से जंग आलूद हो चुका था और एक जगह से शायद टूट के गिरा हुआ भी था, जिससे लगता था कि यह अब खुलता या बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जो फैक्ट्री खुलती रहती है उनके गेट खुलते रहते हैं, जंग हो भी सही खुल जाते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे तक फैक्ट्री का गेट मुसलसल बंद रहे, जंग आलूद हो जाए तो वो फिर खोलना मुश्किल हो जाता है। जैसे उस पर लाइट पड़ी तो उस अंदाज़ा हुआ कि अब ये गेट खुलता नहीं होगा, जंग आलूद टूटा हुआ गेट है। लेकिन साथ ही जो मेरी निगाह पड़ी, क्योंकि मैं अलर्ट था, उस फैक्ट्री की तरफ सोच रहा था, आकिब सामने की तरफ देख रहा था, और जैसे ही रोशनी गेट के ऊपर पड़ी, वहाँ पर थोड़ा सा मोड़ सा था, हल्का सा मोड़ ना होने के बराबर, लेकिन इस तरह का था कि लाइट गेट पे पड़ती थी। जैसे ही गेट पे लाइट पड़ी तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, वहाँ पे एक शख्स था जिसने हाथ बांधे हुए थे, यानी ऐसे जिस तरह हाथ बांध के खड़े होते हैं इस अंदाज में, मेरे हाथ में तो चाय है, हाथ उसने बांधे हुए थे, काला स्याह था, उसका चेहरा बिल्कुल काला स्याह था, कद भी थोड़ा सा छोटा था, छोटे कद का मालिक था,
धोती उसने पहन रखी थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि धोती के नीचे उसकी टांगें नहीं थीं। वो हवा में खड़ा था। उसका जो मुंह था वो इतना काला स्याह था कि इतना काला स्याह इंसान हमने आज तक नहीं देखा। मूवीज में तो शायद इतना कहीं काला स्याह देखा हो, वैसे नहीं देखा था। लेकिन उसकी आंखें इतनी बड़ी थीं, इतनी बड़ी थीं, ऐसे लगता था वो बाहर निकली हुई हैं। यानी आंखों का जो अदसा है, ये जो गोल सा अंदर अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है, ये बाहर निकले हुए थे दोनों। इतने बड़े बड़े थे कि चेहरे पे आंखें ही आंखें थी, और ये दोनों बाहर निकले हुए थे। ऐसे लगता था अभी गिर जाएंगे नीचे, इतने निकले हुए थे बाहर। और हाथ बांध के वो खड़ा था, इंतहाई काला स्याह। और नीचे उसने धोती पहनी थी, ऊपर छोटी सी एक कमीज पहनी थी, और धोती के नीचे जब निगाह पड़ी तो उसकी टांगें या पांव नहीं थे। ऊपर का धड़ मुकम्मल एक इंसान का था, नीचे वाला धड़ जिसमें टांगे और पांव होते वो थे ही नहीं, जिसका मतलब है वो हवा में खड़ा था। उस शख्स को सिर्फ मैंने नहीं देखा, उसी लम्हे आकिब की भी यकीनन सी बात है नज़र पड़ गई, क्योंकि एक वीराने के अंदर जैसे ही उस फैक्ट्री के गेट पे मोटर बाइक की लाइट पड़ी, तो जब मेरी निगाह उस तरफ गई तो आकिब ने भी देखना था। तो उसी तरफ जब आकिब ने एकदम से उसको देखा और उसकी भी निगाह पड़ी कि जो फ़ज़ा में खड़ा है, जिसकी टांगें या पाँव नहीं हैं, और उसका चेहरा इतना काला स्याह है कि बहुत ही भयानक और बहुत ही बदसूरत, और आंखें इतनी बड़ी बड़ी कि ऐसा लगता था वो निकल के गिरने वाली हैं नीचे, और हाथ बांध के इस अंदाज में खड़ा था जैसे शदीद गुस्से में हो। आकिब की जैसे ही उस पर निगाह पड़ी तो बाइक एक दफ़ा उससे हिल गया। वो एकदम ऐसे डरा, उसका झटका सा निकला, और जैसे झटका निकला तो उसका बाइक इस तरह हिल गया। हालत ऐसी थी कि उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल सका, मेरे मुंह से भी कोई लफ्ज़ नहीं निकल सका। गिरने लगे थे हम, बाइक हिल गया था, फिर भी इतना खौफ दोनों पे तारी हो चुका था कि मैं उसको ये तक नहीं कह सका, देख के गिरने वाले हो। मैं खुद इतना डर गया, मेरी ज़बान गंग हो गई, मैं लफ्ज़ तक नहीं कह सकता था, मैं से अजीब सा हो गया। खैर आकिब ने बाइक को संभाल लिया, गिरा नहीं। ये इतना बड़ा झटका था आकिब के लिए, क्योंकि शायद उसने भी उसकी टांगें देख ली थी, चेहरा काला स्याह उसने देख लिया था, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो गिरने वाली थी वो भी देख ली थी। हाथ बांधे हुए समझ गया था जिसकी टांगें ही नहीं है, पाँव ही नहीं है, और धोती पहन के इस वीरान जंग आलूद गेट के बाहर इस अंदाज में खड़ा है, ये कोई इंसान नहीं है। अगर उसकी टांगें होती, लेकिन फिर भी हम वहम का शिकार हो जाते, इतना काला से, और ऐसी आंखें इंसानों की नहीं होती। लेकिन उसकी तो टांगें ही नहीं थी, वो फ़ज़ा में खड़ा था। एकदम कहता है वो लड़खड़ाया, लेकिन वो संभाल गया। और ऐसा नहीं हुआ कि एकदम उसका दिमाग नॉर्मल था और वो तेज़ चला था, बल्कि उसका दिमाग जैसे मऊफ सा हो गया। लड़खड़ाया, लेकिन उसने बाइक कंट्रोल किया और चलता उसी स्पीड से रहा। उसकी स्पीड कम नहीं हुई, तकरीबन कोई 4-5 सेकंड का ही ये गैप था जो वो इस तरह लड़खड़ाया और आगे की तरफ बढ़ा। स्पीड रही, सिर्फ लड़खड़ाने का ही गैप आया 4-5 सेकंड का, और आगे जैसे ही बढ़ा मैंने फिर से एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। चंद सेकंड के अंदर वो जो भी था ना, वो अंदर जा सकता था ना कहीं से जा सकता था। हम भी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, कुछ ही फासले, 4-5 सेकंड का ही फासला तय किया था, और वो गायब हो गया था। आकिब का जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। मैं महसूस कर गया था कि आकिब कांप रहा है हल्का हल्का, लेकिन उसने बाइक चलाना जारी रखा। अल्लाह ने ये हिम्मत दी कि मैं भी डरा हुआ तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इतनी हिम्मत में नहीं था कि उसको संभाल सकता। आकिब भी इतना घबरा चुका था कि लड़खड़ाने के बाद संभल तो गया था, लेकिन एक स्पीड से बाइक चलाए जा रहा था। उसके मुंह से भी कोई लफ्ज़ या कोई बात नहीं निकल रही थी। हम दोनों खामोश से हुए हुए थे कि हम दोनों के ऐसे मंजर को देख चुके थे, ऐसा नज़ारा देख चुके थे कि जो बहुत ही अजीब व गरीब सा था। वह रूप धार के खड़ा था किसी इंसान का, लेकिन धड़ नीचे वाला नहीं था, फ़ज़ा में खड़ा था, और आंखें भी इंसान की तरह ही आंखें थीं, लेकिन बाहर निकली हुई थीं। एक इस तरह का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी एक वीडियो है जिसमें वो आंखें आधी बाहर निकाल लेता है, इसकी पूरी बाहर निकली हुई थी, जैसे नीचे गिर जाएंगी। कहते हम चलते 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 उस शुरू में जो एक केबन सा था, एक खोखा सा था, उस तक पहुंच के हमने बीच में कोई भी बात नहीं की। बस एक दफ़ा ही मैंने मुड़ के देखा कि जब मैंने मुड़ के देखा वो पीछे नहीं था, वो गायब हो चुका था। मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला।
मैं चुप करके बैठा रहा, लेकिन मुझे एक खौफ मुसलसल था जो वहाँ से गायब हो गया है, कहीं पीछे आ ना रहा हो, कहीं पीछे आ ना रहा हो, लेकिन खौफ के मारे मैंने मुड़ के नहीं देख सका। जब इंसान किसी तरह इसी जिन को इस तरह रूप धरे खड़ा देख ले तो उसके बाद उसके दिल की, उसके जिस्म की क्या हालत होती है आप सोच भी नहीं सकते। आप बाइक पे जा रहे हो, अंधेरा घुप है, पीछे कोई भी नहीं, आप जिन देख चुके हैं, तो यकीन मानिए हर लम्हे हर पल यही लगता है वो पीछे आ रहा है, वो पीछे आ रहा है। आज ये रुक गई है, ये घूमती रहती है, पता नहीं थोड़ी देर के बाद ये फिर घूमना शुरू कर देगी। देखिए ये खुद रुकी हुई है, यही शरारत है। अभी थोड़ी देर तक अब देखेंगे ये घूम पड़ी है, मर्जी है जी उनकी। खैर हम खोके पे पहुंचे, वहाँ पे वो शख्स रात को जाग रहा था, वो शहर की आबादी के करीब था। अब हम फासला सारा तय कर आए थे, उससे हमने कोई बात नहीं की, पानी उससे मांगा, उसने हमें पानी दिया, हम दोनों ने वहाँ पे चुप करके पानी पिया, एक दूसरे से बात नहीं कर सके, इतनी हिम्मत नहीं थी उससे कुछ कह सकते, उसको बता सकते यार हम ये देख के आए हैं या कुछ कहते। खैर हमने पानी पिया और उसके बाद वहाँ से रवाना हो गए। जब हम अपने घर पहुँचे तो आकिब ने मुझे मेरे घर उतारा और वो चला गया। मैं सुबह उठा, मेरे उठते ही नींद तो घर जाती फ़ौरन कहाँ आती, खैर जैसे कैसे सुबह के टाइम मुझे अजानों के टाइम नींद आ गई, वैसे मैं जागता रहा खौफ के मारे। आकिब का क्या हाल था मैं नहीं जानता था। खैर मैं सुबह उठा, मैंने ऑफिस जाना था, तैयार हुआ, मैं अपने ऑफिस चला गया। अगले दिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, मुशर्रफ नहीं आया था, वो 3-4 दिन छुट्टी पे चला गया था। मैं भी 3-4 दिन कामों में ऐसा मसरूफ़ रहा कि किसी बात का एहसास ना हुआ कि चौथा दिन हो गया मुझसे आकिब नहीं मिला। आकिब कहाँ है? तो उसके चचा गुजर रहे थे, मैंने उनसे सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मैं कहा चाचा जी आकिब कहाँ है, नज़र नहीं आया, तीसरा चौथा दिन है। कहते यार पता नहीं क्या हुआ है, उसको 4 दिन पहले बुखार हुआ था, बहुत शदीद वो बीमार हो गया था, उसके हमने दवाई वगैरह ली है, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था, तो वो अपने घर जाम शुरू चला गया है। मैं एकदम हैरान हुआ कि यार उसने मुझे बताया भी नहीं और जाम शुरू चला गया। और उसके चचा बता रहे थे 4 दिन उसको शदीद बुखार था। खैर मैंने उससे रब्ता किया, जब मेरा उससे रब्ता वो बेहतर हो चुका था तो उसने कहा यार जो चीज़ मैंने देख ली थी ना, उसके बाद मैं इतना डर गया था, घर पहुंचते ही मुझे शदीद बुखार हो गया था और मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था, और मैं इतना डर गया था कि उसके बाद ये इलाज करा रहे थे चाचा के घर, तुम्हें पता है मैं रह रहा था, चाचा मेरा इलाज करा रहे थे, लेकिन मुझे डर से बुखार बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कहा यार मैंने यहाँ पर रहना ही नहीं है, मैं इसलिए जाम शुरू आ गया हूँ। तो मैंने कहा फिर वापस कब आ रहा है? कहता नहीं यार अब मैंने वापस नहीं आना। तो मैंने कहा क्या हो गया है भाई, वापस तो आजा, तेरी जॉब लगी हुई है, तो काम करा। उसने कहा यार जो कुछ मैंने देख लिया ना, मेरे दिमाग पे इतना खौफ सवार हो गया, मैं इतना डर गया हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं भाई जाम शोरो ठीक हूँ। तो उससे मेरी अब भी बात होती है, लेकिन वो वापस नहीं आया। मुशर्रफ जब वापस आया ठीक हो गया, मैंने मुशर्रफ से उस फैक्ट्री के बारे में मज़ीद पूछा कि यार मुशर्रफ ये फैक्ट्री क्यों बंद है, यहाँ पे ऐसे क्या वाक़यात हुए हैं? तो मुशर्रफ ने बताया कि सर आबिद साहब यहाँ के काफ़ी वाक़यात हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर वाक़े हैं वो 2 हैं। एक वाक़या जो गांव वाले जानते हैं, 2 नौजवान लड़के थे जो बकरियां चराते थे। भेड़ बकरियां वो लेके इधर उधर फिरते रहते थे, और जैसे ही शाम होती थी वो अपनी भेड़ बकरियां लेके घर वापस आते थे। एक दफ़ा वो इसी बंद फैक्ट्री के करीब से भेड़ बकरियां लेके गुजरे, लेकिन अंदर नहीं गए। शाम को जब घर वापस आए तो उन्होंने पूछा कि यार वो जो फैक्ट्री है उसमें तो काफ़ी घास उगी हुई है, काफ़ी अरसे से बंद है, तो हम भेड़ बकरियों को अंदर ले जाएं, वहाँ पे चरा के ले आएँ। पीछे वाली साइड से एक दीवार टूटी हुई है। उन्हें कहा यार वो सुनने में यही आया है कि वो जिन्नात की वजह से भारी है, वहाँ पे ना जाना बेहतर है। उन्होंने कहा यार आज के दौर में इस तरह की किस्से कहानियाँ कहाँ से होगी, भारी है ये वो, हमने क्या करना है, हम जाएंगे दिन को जाएंगे, शाम को हम वापस आ जाएंगे बकरियों को चरा के। घर वालों ने कहा कोशिश करो उस तरफ ना ही जाओ, वो फैक्ट्री ठीक नहीं है। अगले दिन वो कहते हैं वो उठे हैं, अपनी बकरियां ली हैं और चराते चराते उसी फैक्ट्री के करीब चले गए। उनमें से एक लड़के ने एक दूसरे से क्या कहा कि आखिरी बंदे ने जो देखा था, वो कहता है कि उसने देखा वो दोनों अपनी बकरियों को लेके अंदर जा रहे थे। अंदर जाते हुए बकरियों को भी और उन दोनों लड़कों को उसने अंदर जाते हुए भी देखा था, और पीछे जाके उनके घर वालों को बता दिया था कि यार वो तुम्हारे जो लड़के हैं ना, वो जो बंद फैक्ट्री है उसको भारी कहते हैं, वो जो वजनी है, वजनी से मुराद ये होती है कि यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। शुरू में थोड़ी सी गर्म, फिर उसके बाद मैं ठंडी पीता हूँ।
वो कहते हैं जी उसने घर वालों को जाके बता दिया कि मैं तो दिन को वहाँ से जा रहा था शहर की तरफ, तो मैंने उन दोनों को अंदर देखा था, बकरियां भी अंदर की तरफ जा रही थी और वो दोनों भी अंदर जा रहे थे, तो मैं वापस आ गया हूँ। मैं जब आ रहा था, अभी शाम हो चुकी है, तो मुझे बकरियां नज़र आई हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, उनको मना किया करें, वहाँ ना जाया करें। घर वाले परेशान हो गए कि हमने तो उसे मना किया था वो ना जाए। तो उस बंदे से पूछा तुमने कब देखा था? उसने कहा मैं जब पहले जाने लगा था दिन के टाइम, उस वक्त देखा था वो अंदर जा रहे थे, और जब मैं वापस आया हूँ उस वक्त बकरियां अंदर थी, उन दोनों को मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं यार, अंधेरा हो गया था, वो अंदर अभी तक, उनको लेके आओ। तो कहते हैं गांव के लोग इकट्ठे हुए और उनको लेने के लिए गए, तो बकरियां तो वहां पे अंदर मिल गई थी, लेकिन उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। उनमें से जो बहादुर थे उन्होंने हिम्मत भी की कि हम मज़ीद अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि अगर कोई हॉन्टेड जगह भी है, भारी वज़नी जगह भी है, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा तादाद में जमा हो जाए तो अंदर जा सकते हैं। फिर ये मखलूक भी जो होती है वो रास्ता दे देती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो ये हट जाते हैं, रास्ता देते हैं। यहाँ पे एक दो हों तो वहाँ पे नुकसान होता है। तो कहते हैं वो हिम्मत करके एक दो जो थे उन्होंने और लोगों को भी इकट्ठा किया कि हिम्मत करो, अंदर चलते हैं, देख के आते हैं। तो कहते हैं वो अंदर भी गए, उसके जो खाली कमरे थे, खाली बिल्डिंग थी, उसके अंदर भी फिरते रहे, कहीं डर गए हों, गिर गए हों, बेहोश हो गए हों। उन्होंने सब जगह पे उनको ढूंढ लिया, लेकिन पूरी फैक्ट्री छान मारी, यहाँ तक कि रात के 9 बज गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं भी उन दोनों का अता पता नहीं था। और कहते हैं उसके बाद वो भेड़ बकरियां लेके तो चले गए, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी अता पता नहीं लग सका। रिपोर्ट करवाई गई होगी, उन्होंने कहा होगा कि यार तो ये तो वहम वाली बातें, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कहीं चले गए होंगे, बकरियां छोड़ गए होंगे, आ जाएंगे। इस तरह हमारे मुल्क का सिस्टम है। लेकिन कहते हैं उसके बाद उन दोनों का कभी भी पता नहीं लगा। वो दोनों नौजवान लड़के थे, दोनों गायब हो गए। ये कहावत, ये किस्सा, ये कहानी, ये सच्चा वाक़या जो भी है, कहते हैं ये यहाँ पे मशहूर है उस फैक्ट्री के हवाले से। और दूसरा वाक़या भी इसी तरह का है। किसी शख्स ने शाम को गुजरते वहाँ पे किसी बड़ी सी चीज़ को वहाँ पे खड़े हुए देखा था। उसकी छत पे ऊपर खड़ी हुई थी, कोई बड़ी सी चीज़ थी, वो अजीब व गरीब सी थी, शैडो टाइप सी थी, लेकिन बहुत ही अजीब व गरीब थी। ये 2 वाक़ये ऐसे हुए जिसकी वजह से वो फैक्ट्री बहुत मशहूर हो गई थी कि ये वज़नी यानी भारी है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। अब इबाद कहता है कि मुझे भी पता था कि ये जो फैक्ट्री इसके रास्ते में आती है, मुशर्रफ बता चुका था बातों बातों में जी, हम जब जाते हैं तो रास्ते में एक फैक्ट्री आती है जो बहुत भारी है, और कई लोग वहाँ से डर चुके हैं। मैं भी अक्सर जल्दी निकलता हूँ कि वरना वो रास्ता बड़ा ख़राब है। जब कहते हैं हम दोनों ने, मैंने और मेरे दोस्त आकिब ने, अपनी आँखों से वहाँ पे उसको खड़े हुए देखा था। वो यूं करके खड़ा था और गुस्से में खड़ा था। धोती उसने पहनी हुई थी, ऊपर एक ब्लैक सी उसने कमीज़ या शर्ट कह लें, कि वो नीचे धोती क्लियर नज़र आ रही थी, शर्ट कह लें, शर्ट टाइप पहनी हुई थी, और काला स्याह था उसका, हाथ भी बाकायदा यूँ नज़र आ रहे थे, काला स्याह चेहरा भी नज़र आ रहा था, लेकिन टांगें नहीं थी। कह रहे मैं देखा था, डर तो मैं भी गया था, हालत मेरी भी ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं अजानों के टाइम सो गया था। लेकिन आकिब ने इतना उसको अपने ऊपर असर लिया था कि वो वापस नहीं आ सका, छोड़ के ही चला गया। जाम शुरू वापस शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने कहा नाम भी आप हमारे रियल ले सकते हैं, हमारी सच्चा वाक़या है जो हमारे साथ हुआ है, आप सुना दें। तो ये मैंने सुना दिया आबिद की कहानी। लेकिन मैंने जिस तरह शुरू में कहा, एक छोटा वाक़या और भी किसी के साथ कल हुआ है, आज मेरे नोटिस में आया है, तो उन्होंने मुझे आज कहा है, मेरी ख्वाहिश है कि है दूर ज़रा वो जगह, कि मैं वहाँ पे जाऊँ और रिकॉर्डिंग करके आऊँ। उन्होंने कहा जी पहली दफ़ा जो वाक़या हुआ है वो ये हुआ है कि हमारा घर है, गर्मियों के दिन थे, हम सो रहे थे, हमारा एक भाई ऊपर छत पे सो रहा था। रात को वॉशरूम के लिए उठा है तो उसकी बिल्कुल चारपाई का वो जो पाया सा बना होता है, उसके बिल्कुल पाए के साथ सांप बैठा हुआ था। वो नींद में था, उठा है, ऐसे उसको शक सा पड़ा कोई चीज़ है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, वो चला गया है वॉशरूम। नीचे वॉशरूम बना हुआ था, उसने वॉशरूम से हुआ है वापस। जब वो ऊपर आया तो कुछ जाग चुका था थोड़ा सा। जब वो कहते हैं ऊपर वापस आया तो उसी तरह चारपाई के साथ सांप बैठा हुआ था, और जब उसकी निगाह पड़ी तो उसने शोर मचा दिया। सारे घर वाले ऊपर भाग के आ गए, जाग गए, यकीनन सी बात है, शोर मच गया। ऊपर आए तो कोई भी सांप नहीं था। दूसरा वाकया जो हुआ वो एक हमारी खाला है उस घर के अंदर, उन्होंने सांप को देखा शाम के टाइम में, ऊपर छत पे सांप था, और जैसे ही उनकी निगाह पड़ी सामने सांप बैठा, उन्होंने भी शोर मचाया
और घर वाले आ गए तो वो कहती है मैं सांप को देखती रही हूँ, सामने बैठा रहा है और सांप सांप करती रही हूँ, मैं पीछे हट गई हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बैठा रहा है, वो हिला नहीं है। और जैसे ही बाकी लोग छत पे चढ़ के ऊपर आए हैं तो उसी लम्हे मैंने कहती है देखते हूँ सांप अपनी जगह पे नहीं था। मैंने सिर्फ मुंह फेरा था और घर वालों को इस तरह सिर्फ देखा था कि कहते कहाँ है। मैंने कहा आजो ये है, सिर्फ ये मुड़ के देखा, पता नहीं किसी सुराख में घुस गया, वहाँ पे कोई सुराख भी नहीं है, तेज़ी से कहाँ चला गया, पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज़ी से वो गायब हो गया। तीसरा वाक़या जब हुआ है वहाँ वो कहते हैं 100% कन्फर्म हो गया, उनके वालिद साहब ने देखा और वालिद साहब ने जब देखा तो वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, उन्होंने शोर नहीं मचाया और उन्होंने कहा मैं डंडा उठा के इसको मारूं, ये वही सांप है जिसकी 2 दफ़ा पहले भी वाक़या हो चुका था, एक दफ़ा बेटा ने एक दफ़ा खाला ने। तो उन्होंने डंडा उठाया और डंडा उठा के कहते हैं जैसे ही मैं उसको मारने लगा हूँ मेरी आंखों के सामने इसी अंदाज में बैठा रहा, हिलता नहीं है, गायब हो गया। गर्मियों में वो काफ़ी दफ़ा नज़र आया इस तरह, लेकिन आंखों के सामने जब वो इस तरह मारने से पहले गायब हो गया तो हमें कहते हैं कन्फर्म हो गया ये सांप नहीं है, कोई और मखलूक है जो रूप धारे हुए है। कल सर्दियां हैं, सर्दियों में सांप नज़र नहीं आते। कल की डेट में वो कहते हैं फिर से वो एक जगह पे बैठा हुआ था और फैमिली ने उसको देखा है और क्लियर देखा है, वो यूं करके यूं बैठा हुआ है। एक ने शोर मचाने की, फैमिली मेंबर ने शोर मचाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं खामोश खामोश, कोई शोर ना मचाओ, ये चला जाएगा। वो कहते हैं फिर तकरीबन घर के 5-6 लोग जो मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो चलता हुआ, गायब नहीं हुआ, चलता हुआ आगे निकल गया है। लेकिन क्योंकि उनके वालिद साहब अपनी आंखों से देख चुके थे गायब होता हुआ, इसलिए उन्होंने कहा चुप, बोलना नहीं, शोर नहीं मनाओ, इसको जाने दो। और वो मुंह से इस तरह कहते रहे भाई तू जो भी है तू चला जा, भाई हम तुझे कुछ नहीं कह रहे, तू चला जा। बकायदा ये जुमला बोलते रहे कि तू जो भी है चला जा, जिस तरह जुमला बोला है। तो उसके बाद कहते हैं वो वहाँ से चला गया है। मुझसे वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, पहले भी उन्होंने मुझे इसके बारे में लिखा हुआ था, बताया था, मेरा रब्ता नहीं हो सका। आज जब उन्होंने मुझे बताया कि जी कल भी ये वाक़या हुआ है, तो मैंने कहा आप लोगों ने उसकी तस्वीर या वीडियो क्यों नहीं बनाई? कहते नहीं मेरे वाले साहब ने सख्ती से मना कर दिया था कि नहीं ये। मैंने कहा यार इसमें डरने की क्या जरूरत है? कहते डरे नहीं, वाले साहब ने ये कहा ये सांप होता तो हम इसको कहते रिकॉर्ड कर लो, बना लो, ये सांप नहीं है, ये अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग कहते हैं जिन्नात को, बहुत सारे लोग नाम रखते हैं, ये भी अल्लाह लोग हैं, यानी जिन्नात हैं, रूप धार के बैठा हुआ है। हमारी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये ताकतवर है। हमने वीडियो बनाई, कुछ किया, ये हुआ, ये ना हो नाराज़ हो जाए और नाराज़ हो गया मैं नुकसान पहुंचा दे, इसलिए बेहतर है इसको जाने दो। तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि आप उनसे पूछें, परमिशन लें, मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे आऊँगा, इन्वेस्टिगेशन भी करूँगा और इंशाल्लाह उसको पढ़ाई करके मैं सामने भी ले आऊँगा। वो इसी रूप में ही आ जाएगा, सांप के रूप में आ जाएगा और आप सांप के रूप में दोबारा से वो आपके सामने गायब भी होगा। असली रूप तो आप लोग नहीं देख सकेंगे, लेकिन मैं उसको बुला लूँगा, मैं पढ़ाई कर लूँगा। तो कहते हैं उन्होंने मुझे कहा जी आप वाले साहब से हम बात करके आपको बताते हैं, वो क्योंकि पहले भी ज़रा वीडियो नहीं बनाने दी, ज़रा वो इसलिए कह रहे हैं जी है रह रहा है, हमें कोई नुकसान तो नहीं दिया ना, अल्लाह का नेक कोई जिन है ये जो भी है, एक रूप धार के आते इसको रहने दो। तो उन्होंने कहा जी मैं अपने वाले साहब से पूछता हूँ, अगर वो इजाज़त देते हैं तो हम आपको ज़रूर इन्वाइट करते हैं, अब आके वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करें। तो वो जगह यहीं करीब ही है, थोड़ी सी दूर है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मैं वहाँ पर जाके आप प्रोग्राम करके आऊँ और उस घर में मैं आपको दिखाऊँ जहाँ पे वो रूप धार के सांप का, काला सांप है जी, वो जिनको भी नजर आए वो काला स्याह सांप है और जब भी बैठा होता है यूँ बिल्कुल ऐसे होशियार सा होकर बैठा होता है। और जब से वाले साहब ने देखा है उसको गायब होते हुए, तब से वो कहते हैं जब भी ये नज़र आए इसको कुछ भी नहीं कहना, ये फिरता रहे। तो यकीनन सी बात है मेरे अंदर तो एक बहुत ज़्यादा वो हो गया कि मैं इस पे जाऊँ और यहाँ एक ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन बनती है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही कोशिश करूँगा यहाँ पे जाऊँ कैमरों के साथ और ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करूँ बल्कि इसको सामने भी लेके आऊँ। और अगर ये सामने आ जाता है तो फिर मैं इसको फरमाइश भी करूँगा, बेशक पढ़ाई करके कहूँ कि गायब होके दिखा, तो आप उसको कैमरे के सामने भी देख सकेंगे वो क्या रूप दिखाता है, क्या रूप चेंज करता है और क्या करता है। ये इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी इन्वेस्टिगेशन में दिखाऊँगा। ये थी जी आज इबाद की कहानी। और दूसरा नाम वगैरह जो मैंने नहीं लिए वो इसलिए कि मैं ख़ुद चाह रहा हूँ उन तक मैं ख़ुद पहले पहुँचूँ और पहुँच के वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँ और आपको दिखाऊँ। तो आप लोग भी मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए और जो हमेशा शुरू में कहता हूँ वही एंड पे भी कहूँगा, इर्द गिर्द निगाह रखिए। ऐसे जानवर जो सर्दियों में ठठर रहे होते हैं उनके ऊपर कोई बोरी डाल दीजिए, कोई कपड़ा डाल दीजिए, कोई बोरी नीचे बिछाने के लिए दे दीजिए, वो लेट जाए।
गली महलों में बेशक आवारा क्यों नहीं होते, और स्पेशली जिनका है वो इंसान जिनको रज़ाई की, चादर की, जुराबों की, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उनके ज़रूर काम आइए। और मैं जो कर सकता हूँ वो यही है, सैलाब ज़दगान के लिए जो मैं कर रहा हूँ, उनको ज़रूरत है गर्म कपड़ों की, गर्म चीज़ों की, रज़ाइयों की, वो हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बाहर हैं वो मदद कर रहे हैं और हम उनको रज़ायाँ इंशाल्लाह दे भी रहे हैं। आगे जब तक लोग मेरे पास आते रहेंगे मैं उनको दूंगा। अभी भी लोग आए हैं, उन्होंने कहा है, तो इंशाल्लाह मैं रज़ायाँ बनवाता हूँ। तो आप लोग भेजते हैं मेरे अकाउंट में। जो लोग मुझे कैश लिख देते हैं, CASH कैश लिखते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ, मैं उनको फ़ौरन अपना अकाउंट नंबर भेज देता हूँ और वो उसी अकाउंट नंबर पे भेज देते हैं। बाकी लोग जो पाकिस्तान में हैं उनको मैं कहता हूँ आप जायज़ कैश, ईजी पैसा, इसी व्हाट्सअप के नंबर पे जिस पे आप स्टोरी भेजते हैं, इसी पे जायज़ कैश या ईजी पैसा भी आप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 31366555500, +92 31366555500। इसी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी भेज सकते हैं, जायज़ कैश, ईजी पैसा भी कर सकते हैं, और आप कैश भी खाली लिख के भेज देंगे तो मैं समझ जाऊंगा और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेज दूंगा। स्टोरी आप वॉइस मैसेज करें या आप लिख के भेजें, आखिरी लफ्ज़ एंड पे आपने उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखना है, तो इंशाल्लाह आपकी कहानी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।